प्रिय साथियों, अब हम देखेंगे अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी प्रश्न बैंक के 3 अंक के बचे हुए प्रश्नों को, प्रश्न 5वां और प्रश्न 6वां। तो प्रश्न 5 क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? इसके व्यंजक को लिखिए। मतलब यहाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा देना है और व्यंजक ज्ञात करना है। ये व्यंजक जो होगा ये दर स्थिरांक का व्यंजक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो इसकी परिभाषा है, ये वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अभिक्रिया की दर मतलब dx/dt केवल एक सांद्रण पद से निर्धारित होती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हमने लिया है H2O2 एरो, इससे बन रहा है H2O यानी जल और प्लस हाफ O2। अगर हम इसको अभिक्रिया की दर के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती H2O2 की घात 1। H2O2 को बड़े कोष्ठक में लिख के उसकी घात 1 लिखेंगे। अब दर स्थिरांक का व्यंजक हमको याद करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसके लिए हम कोई अभिक्रिया मान लेते हैं कि कोई अभिकारक A है। ये अभिकारक A उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। एक सामान्य अभिक्रिया को हमने मान लिया। अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रण हम A और सांद्रण बोला तो इसका मात्रक हम लिखेंगे मोल प्रति लीटर बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रण मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तब अभिकारक A का सांद्रण A मोल प्रति लीटर है। तो सीधी बात है, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद मिलेगा 0। लेकिन कुछ समय पश्चात, मान लो वो समय t है, t समय बाद या t समय पश्चात अगर अभिक्रिया आगे बढ़ती है और उत्पाद मिलता है x, तो t समय बाद अभिकारक कितना बचेगा? तो टोटल में से जो उत्पाद बन गया उसको घटा देंगे, तो ये बचेगा a माइनस x। अब अभिक्रिया की जो दर है उसको निकालना है, तो आप इसको कह सकते हो अभिक्रिया की दर समानुपाती t समय बाद अभिकारक का सांद्रण। मतलब जब कुछ अभिक्रिया हो जाएगी, कुछ समय बाद जो अभिकारक बचेगा, t समय बाद जो अभिकारक बचेगा उस अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होगी अभिक्रिया की दर। तो हम लिख सकते हैं dx/dt समानुपाती बड़ा कोष्ठक मतलब सांद्रण किसका? t समय बाद जो अभिकारक बचा उसका सांद्रण। प्रथम कोटि की है तो घात 1 आएगी इस तरह से। तो एक बार बड़ा कोष्ठक हमने बड़ा कोष्ठक, अब छोटे कोष्ठक का उपयोग कर लो या बड़ा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और घात 1 नहीं लिखी तो भी चलते। समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो नियतांक आता है k, जहाँ k एक स्थिरांक है जिसे दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। इतना होने के बाद अब हम ये जो x वाले पद है उनको एक साइड में लेकर आते हैं और बिना x वालों को दूसरे साइड में मतलब राइट साइड में लेकर जाते हैं। तो dx है, इसके बटे में आ जाएगा a माइनस x बराबर k dt बटे में ही इधर चला जाएगा गुणा में। तो इस तरह से हमको ये समीकरण मिलेगा dx/a माइनस x बराबर k इंटू dt। अब d मतलब होता है अवकलन, और अवकलन को हटाने के लिए समाकलन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया। यहाँ x के सापेक्ष समाकलन होगा, यहाँ dt है मतलब t के सापेक्ष होगा, और t के सापेक्ष होगा तो k अचर माना जाएगा, तो k निकल जाएगा बाहर। और यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है। और प्लस जब भी समाकलन करते हैं समाकलन नियतांक आता है c। एक्चुअल में इसका रीजन जो है वो ये है कि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस 0 है, और जब 0 का समाकलन होगा तो वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए c आता है। लेकिन आप सीधा ध्यान रख लो कि जब भी समाकलन करते हैं तो समाकलन नियतांक c आता है या समाकलन स्थिरांक c आता है। अब इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन जो है आप
याद रखिए डायरेक्टली। वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा ये कैसे आता है, लेकिन अभी आप ध्यान रखो डायरेक्ट। कैसे याद रखोगे, तरीका मैं बता देता हूँ। ये बीच का माइनस सामने लगा दो और पूरे बटे के पद के साथ लॉग लिख दो। आधार ई है, ठीक है, लॉग ए माइनस एक्स। तो इस तरह से इसका समाकलन डायरेक्ट, ये याद रखने के लिए मैंने ऐसा तिरका चिन्ह कर दिया, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर एक जैसा के जैसा का वैसा रहेगा और टी के सापेक्ष एक का समाकलन टी होगा। टी के सापेक्ष एक का समाकलन टी और प्लस सी, तो इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हमको ये सी हटाना है। सी हटाने के लिए हम यहाँ एक शर्त लगाएंगे। शर्त ये लगाएंगे कि जब हमारी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई या अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तब हमारे पास उत्पाद कितना होगा। अभी तो यहाँ x लिखा है क्योंकि t समय बाद का है, लेकिन जब हमारी अभिक्रिया ही प्रारंभ नहीं हुई तो उत्पाद कितना मिलेगा, 0, यानी x का मान 0 रहेगा। तब समय भी क्या होगा, समय भी 0 होगा क्योंकि प्रारंभिक है ना, तो t बराबर 0 तो x बराबर 0। तो हम ये शर्त लगाएंगे इसमें c का मान ज्ञात करने के लिए कि अभिक्रिया जब प्रारंभ नहीं हुई या अभिक्रिया जब शुरू होने वाली है या हुई नहीं है अभी, तब जब समय का मान 0 है, t का मान 0, तो x का मान 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे और t की जगह 0 रखेंगे समीकरण 1 में, और देखते हैं क्या मिलता है। तो हमको इस तरह का समीकरण मिलेगा जहाँ x की जगह हमने 0 रख दिया और t की जगह 0 रख दिया। अब k के साथ 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और a में से 0 को अगर घटाते हैं तो ये a बचेगा। इस तरह से आएगा माइनस लॉग ए बराबर c। 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, या हम लिख सकते हैं c बराबर माइनस लॉग ए, ठीक है। इसका आधार e है, ये प्राकृतिक लघुगणक का आधार है, ठीक है। अब ये c का मान आया। अब ये c का मान आपका समीकरण 1 से आया है, उस समीकरण 1 में इसको वापस रख देते हैं। तब हम लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास c का मान आ चुका है माइनस लॉग ए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो मिलेगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ये जैसा का वैसा, बराबर के टी, ये भी जैसा का वैसा, और प्लस c है तो c की जगह हम रख देंगे माइनस लॉग ई ए। बाकी जैसा का वैसा रहेगा। ये प्लस और माइनस दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस लॉग ए। अब ये माइनस लॉग ए है, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये पहले से जैसा का वैसा है माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है लघुगणक का, log m माइनस log n बराबर log m बटे n। फार्मूले को उल्टा लिखा है मैंने, एक्चुअल में होता है log m बटे n बराबर log m माइनस log n। तो मैंने बाद वाले को पहले लिख दिया, पहले वाले को बाद में। अब इधर वाले साइड की अगर आप इससे तुलना करो तो m की जगह पे हमारे पास a है और n की जगह हमारे पास a माइनस x है और बीच में माइनस का चिन्ह है। तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तब इसको हम इसके आधार पर कैसा लिखेंगे, log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी, या हम पलट के लिख देते हैं के टी बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। अब ये log का आधार जो e है, इस log के आधार e को हमको log का आधार 10 बनाना है। तो log के आधार e को जब log का आधार 10 में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 का गुणा करते हैं, तब log का आधार e जो है वो 10 में परिवर्तित हो जाता है। तो के टी बराबर मिलेगा 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमको दर स्थिरांक k का व्यंजक चाहिए, t गुणा में है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो बट्टे में जाएगा, तो आएगा 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। समीकरण नंबर इसको नाम दे दिया 2, और सिंपली लिख देंगे कि समीकरण 2 ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक है या दर स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है। अब उसके बाद एक प्रश्न हमारा
और है प्रथम द्वितीय व तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक लिखिए। ये मैं पार्ट 1 में ही आपको बता चुका हूँ, ये फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न 6वें में है मात्रक निकालने वाला प्रश्न, इकाई निकालने वाला प्रश्न। तो इसको आप ध्यान रखिए, मोल की घात 1 माइनस n, लीटर की घात n-1 और सेकंड की घात -1। इस फार्मूले के आधार पर आप शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी कोटि के लिए दर स्थिरांक का मात्रक इकाई निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बोला है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, मोल की घात 0 1 हो गया। यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, लीटर की घात 0, ये भी 1 हो गया। क्योंकि किसी भी पद की घात या संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो बचा सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 है और प्लस 1 है तो यहाँ आएगा -1। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, लिखा नहीं है, 1 नहीं लिखा तो चलता है, लेकिन -1 लिखना जरूरी है, और सेकंड की घात -1। उसी प्रकार तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए आप निकाल के देखेंगे तो n का मान 3 रखना पड़ेगा, तो 3 और ये 1 है तो 3 में से 1 गया 2, लेकिन 3 का चिन्ह माइनस है, बड़ी संख्या है तो ये -2। यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और सेकंड इनवर्स। इस तरह से अब ये चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चंस इस पार्ट तक आते आते कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो समाकलन का मान मैंने डायरेक्ट लिखा था वो एक्चुअल में आता कैसे। पेपर में आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है, वहाँ पर याद रखना है, लेकिन कैसे आता है मैं बता देता हूँ। तो ये मान हमने डायरेक्ट यूज किया था, तो हम इसको सॉल्व कर लेते, देखिए कैसे। सॉल्व करने के लिए हम इसको i के बराबर मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को i बराबर समाकलन में dx अपॉन a माइनस x। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समाकलन में 1 अपॉन a माइनस x और साइड में लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे हम a माइनस x को मान लेते हैं, कोई अन्य चर मान लेते हैं, जैसे t मान लिया। अब हम दोनों पक्षों का d कर लेते हैं, तो ये a अचर है तो इसका d 0 हो जाएगा, माइनस इसका d होगा dx और इसका d होगा dt। तो यहाँ से हम dx का मान निकाल लेते हैं, तो माइनस dx बराबर dt या dx बराबर माइनस dt। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो चर x है, x के रूप में जो पद है इसको हम t के रूप में बदलते हैं। तो कैसे होगा, 1 अपॉन a माइनस x को हमने क्या माना t, यहाँ आ जाएगा t, और dx को हमने क्या निकाला माइनस dt, तो यहाँ जाता है माइनस dt। उसके बाद माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा समाकलन में 1 अपॉन t इंटू dt। अब एक फार्मूला होता है, चूँकि समाकलन में 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बराबर लॉग x होता है, तो उसे के आधार पर 1 अपॉन टी इंटू डी टी होगा लॉग टी। अब हमारा प्रश्न जो है वो x के रूप में था, हमने t के रूप में बदल के उसको हल किया। अब वापस उसको x के रूप में ला लेते हैं, क्योंकि हमारा समाकलन हो चुका है, तो माइनस लॉग t को हमने क्या माना था, a माइनस x। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया था समाकलन dx अपॉन a माइनस x, इसका समाकलन आता है माइनस लॉग a माइनस x। इसीलिए मैंने कहा था आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि पेपर में सवाल आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, और फिर अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।